परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और यहाँ पे मैं एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी जनरल साइंस इसके ऊपर क्लासेस लेती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीएपीएफ हो, ये सारे जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आज अभी हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट है जो बायोमास मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बायोमास मिशन क्या है, किस तरीके से यूज होने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली न्यूज पे क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक नया मिशन लेके आए हैं जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोमास है उसको मैप करेंगे। तो बायोमास मतलब क्या होती है कि हमारे वर्ल्ड पे या फिर कोई एक स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल पे कितने कार्बन है, कितने एनिमल्स है, एक एक एनिमल्स के अंदर कितना कार्बन है, एक एक प्लांट कितना प्लांट है, एक एक प्लांट के अंदर कितना कार्बन है। तो ये जो अमाउंट होती है उसे बायोमास कहते हैं। मतलब अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी पे देखा जाए तो 70 to 80% पानी रहता है, बाकी जो 30% है वो है हमारी बायोमास। तो ये बॉडी मास जो होती है ह्यूमन के लिए है, ऐसे एनिमल्स के लिए होगा, प्लांट्स के लिए होगा। तो वो टोटल बायोमास को ये मिशन मैप करने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस तरीके से अर्थ के पृथ्वी के जो जंगल है उस जंगल की इंफॉर्मेशन क्या है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका कंडीशन क्या है एंड वो कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जो मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 7th मिशन है। इसके पहले 6 और ऐसे मिशन हो चुका है। तो ये क्या क्या चीज को हमें नॉलेज देगा कि जो फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट कार्बन साइकिल में किस तरीके से रोल प्ले करता है, इसके बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। और ये मिशन जो है यूरोप की जो फ्रेंच गुयाना का पार्ट है, फ्रेंच गुयाना आई होप सबको पता है, साउथ अमेरिका में फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। मतलब मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये दूसरा एक एरिया है जो फ्रांस कंट्रोल करता है। तो ये फ्रेंच गुयाना में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो सैटेलाइट है यहां से ऊपर जाएगा, स्पेस पे जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बिठाया जाएगा, इसे प्लेस किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। मतलब ये जो सैटेलाइट है सूरज के मूवमेंट के साथ ये खुद को मूव करेगा, ताकि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव कहां पे कब रहते हैं, जब धूप निकलती है। तो प्लांट की बायोमास को अगर देखना है तो जिस टाइम पे धूप निकलेगा उसी टाइम पे देखना चाहिए। तो इसीलिए ये सन के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। बायोमास मिशन क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है, जो जंगले होते हैं, वो हमारे वर्ल्ड के कार्बन साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, जिसमें आपको सबको पता है कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन साइकिल है। तो स्पेसिफिकली कार्बन साइकिल के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 रिपोर्ट के बारे में हमें जानना है। जैसे कि साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है, तो विज्ञानियों ने ये सोचा है कि 16 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली जंगल जो है वो 16 बिलियन मेट्रिक टन के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसका कहना है इन 2023 सिर्फ 3.7 मिलियन हेक्टेयर की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की लॉस हुई है, काटने की वजह से, एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से, अर्बन डेवलपमेंट की वजह से, शहर की जो डेवलपमेंट होती है उसके वजह से 3.7 मिलियन हेक्टेयर का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की लॉस हुई है। एंड ये जो फॉरेस्ट की लॉस है वो बेसिकली 6%
ऑफ ग्लोबल एटमोस्फियर, ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, वो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसका एटलीस्ट 6% ये फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता था, जो अब नहीं हो रहा है बिकॉज क्योंकि ये फॉरेस्ट की लॉस हुई है। ठीक है, तो इसीलिए बायोमास मिशन का प्राइमरी मेन काम क्या है, प्राथमिक या फिर बुनियादी काम क्या है, नॉलेज गैप को चेक करना, फॉरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए एंड कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमें नॉलेज गैप है, जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं चल रहा है, वो नॉलेज गैप को फुलफिल करना। कार्बन लेवल किस तरीके से इंसानों के काम के वजह से, जैसे पेड़ को काट देते हैं उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर पे बढ़ जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन की जो चेंज है, कार्बन की जो अमाउंट है, लेवल होती है, उसकी चेंज कैसे हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कंडीशन को देखना। ट्रॉपिकल ह्यूमन हेल्थ मतलब ह्यूमन कितना स्टेबल है, कोई इंसान कितना स्टेबल है, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, कितना अच्छे तरीके से खा पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सब जैसे एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूरे पृथ्वी के लिए फॉरेस्ट का ऐसा हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है। तो फॉरेस्ट की हेल्थ कैसा है, ट्रॉपिकल जो जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल जंगल का आई होप आप लोगों को मतलब पता है कि ये है, अगर 0 डिग्री इक्वेटर है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। आई होप इतना आपको याद होगा। ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसका कंडीशन क्या है ये हमें चेक करना है। उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना वो डेंस है, कितना घना जंगल है या फिर कितना कम घना है, वो हमें चेक करना। उसकी डाइवर्सिटी क्या है, क्या एक ही तरीके की जंगल में पेड़ मिलता है या फिर बहुत तरीके के मिलते हैं, जितने तरीके के मिलेगा उतना अच्छा है एनिमल के लिए, बहुत सारे एनिमल्स उसमें रह सकते हैं। तो वेजिटेशन की डाइवर्सिटी एंड कार्बन कितना स्टोर हो रहा है उस एरिया पे, इसको चेक करना। साथ साथ में फोर्थ एक काम है जो है कि अंटार्कटिका में जो आइस शीट है, अंटार्कटिका के ऊपर जो बर्फ का जमा परत है, उसको वो कैसे मूव कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब भी चेक करने वाले हैं। साथ साथ में इनके डिजिटल मॉडल बनने वाले हैं और जो डेंस वेजिटेशन है उसका भी डिजिटल मॉडल बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये बायोमास मिशन ये काम करेगा। तो बायोमास मिशन क्या कैसे मॉनिटर करेगा, बेसिकली जो सैटेलाइट है वो एक सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट है जो लॉन्ग वेव के पी बैंड की फ्रीक्वेंसी को चेक करता है। इसके पहले जितना भी सैटेलाइट होता था वो शॉर्ट वेव को चेक करता था, तो अब ये जो है लॉन्ग वेव पी बैंड को यूज करने वाला है और ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट होगा जो लॉन्ग वेव पी बैंड को यूज करेगा। ठीक है, तो ये किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि जो जंगल है उसके एकदम ऊपर का जो लेयर है, जो छाता की तरह लेयर बना रहता है, उसे कैनोपी कहते हैं। तो ये कैनोपी को ऊपर से कैनोपी के लेयर को चीरते हुए एक एक पेड़ में कितने ब्रांचेस है, उसके शाखा कितने हैं एंड उसके नीचे क्या क्या है, शाखा के नीचे, और अगर छोटा कोई प्लांट है तो वो क्या है, उसके हर एक एरिया पे टोटल कार्बन कितना है, कैनोपी पे कितना है, उसके शाखा में कितना है, उसके नीचे सॉइल फ्लोर में कितना है एंड सॉइल के नीचे कितना है, ऊपर की जो जमीन है ह्यूमस है उसके नीचे कितना है, ये सब देखने वाले हैं। तो ये अगर बेसिकली ऊपर की कैनोपी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके नीचे कैनोपी को चीरते हुए उसके नीचे जो पत्तियां होती है, शाखा होती है, उसमें किस तरीके से आपका कार्बन स्टोरेज है
एंड शाखा को हट जाने के बाद नीचे सॉइल फ्लोर में कितना कार्बन का कंटेंट है वो सब चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको याद रहेगा जरूर। तो अब देखते हैं ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नासा का है या फिर इसरो का नहीं है। कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं ये जो प्रोग्राम है ये किसका प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ के अंदर के बारे में, अर्थ की जो इंटीरियर है उसके बारे में। क्रायोस्फीयर मतलब जो भी जमा हुआ पार्ट है, जमा हुआ पार्ट कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, आर्टिक रीजन पे है, और जितने भी बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स है जैसे हिमालय है, अंदीज है, रॉकी माउंटेन्स है, आल्प्स माउंटेन है, तो ये इस जो माउंटेन के ऊपर जमा हुआ बर्फ है उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। इवन जमीन के नीचे आर्टिका और अंटार्कटिका में भी जो जमा हुआ जमीन है वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। तो ये क्रायोस्फीयर को देखने वाले हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब है पानी, तो जो भी पानी पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ में मिलता है, चाहे वो सी है, समुद्र है, ओशन है, चाहे वो लेक है या फिर नदियां है, या फिर जो जमीन के नीचे भी पानी रहती है, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर को एक्सप्लोर करना। एटमोस्फियर मतलब जो हवा है हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ, उसको चेक करना। आयोनोस्फीयर जो अर्थ के स्पेसिफिक एटमोस्फियर में जो स्पेसिफिक एरिया पे आयोन्स मिलते हैं, जो आयोन्स हमें सोलर स्टॉर्म, जो सूरज की जो स्टॉर्म होती है उससे हमें बचाते हैं। तो ये आयोनोस्फीयर के बारे में देखना, पता करना, नॉलेज गैदर करना, ये सब अर्थ एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। ये सब कुछ अर्थ एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। साथ साथ में लैंड सरफेस को भी देखना। तो लैंड सरफेस को अभी तो देख ही रहे हैं बायोमास मिशन पे। तो फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम है गॉस। क्या नाम था? ग्रेविटी फील्ड एंड स्टेडी स्टेट ओशन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर। ये बेसिकली नाम है फर्स्ट एक्सप्लोरर का, जिसका नाम है गॉस। ये गॉस मिशन कहां पे काम कर रहा था? ओशन सर्कुलेशन। तो जितने भी ओशन करंट होते हैं, ओशन में जितना भी ढेउ चलता है, वो सब चेक करना और उसकी एनर्जी को यूज करना, ये सब देख रहे थे। एंड अर्थ की इंटीरियर कैसा है, उसमें लोहा का कितना पार्ट है, उसमें निकल कितना है, कहाँ पे वो शैडो जोन बनाते हैं, ये सब के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जियोग्राफी क्लास को जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा ये सारे क्या चीज है। नेक्स्ट क्या है, जो लास्ट मिशन था ये 2024 में हुआ था। दिस इज 2025 में ये बायोमास मिशन है। 2024 में था अर्थ क्लाउड एरोसल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन, अर्थ केयर। ये जो मिशन है ये बेसिकली अर्थ की जो रेडियो एक्टिव बैलेंस है, मतलब हीट, अर्थ कितना हीट जनरेट करता है, कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, कितना हीट बाहर की तरफ चला जाता है, रिफ्लेक्शन होके चला जाता है, अर्थ के जो टेम्परेचर इन्वर्शन होती है वो कैसे होता है, ये सारा चीज। एंड क्लाइमेट के ऊपर रेडिएशन का इंपैक्ट क्या होता है, ये सब कुछ इस मिशन पे देखने वाले थे। तो इसका नाम क्या था? अर्थ केयर मिशन। ये 2024 का था एंड 2025 में ये बायोमास मिशन बनाया गया था। ओके, तो आई होप ये से के बस इतना जरूर आपको एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में लिए ये सब प्रिपेयर कर पाए। एंड आपको अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं इसमें। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपको इसी तरीके की और भी न्यूज के बारे में जानना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।